सहज सुखासन की स्थिति में बैठें। जो आसन हमारे लिए सर्वाधिक सुखदायी हो, उस अवस्था में समम काया शिरोग्रीवा, सिर, गर्दन और रीढ़ एक समावस्था में रखकर बैठें। न झुककर बैठें, न तनकर बैठें। सहज सुखपूर्वक सीधा बैठें। सहजता से पलकें बंद कर लें। हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें। उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें। उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव हो। सृष्टि के आदिभूत स्वरूप नाद रूप ओंकार की आराधना मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करेंगे। दोनों हाथ परस्पर जोड़ लें। लंबी गहरी श्वास भर लें। हाथ आराम से नीचे रख लें। सहज बह रही श्वास को अपने स्वाभाविक वेग से बहने दें। अपनी ओर से श्वास लेने, छोड़ने अथवा रोकने का प्रयास न करें। आती जाती वायु के स्पर्श नासिका छिद्रों पर अनुभव कर लें। आ रही श्वास को आते हुए और जा रही प्रश्वास को जाते हुए पृथक पृथक अनुभव कर लें। आती जाती श्वासोश्वास में लगने वाले समय का अनुमान लगाने के लिए श्वासों के साथ गिनती का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, मन ही मन गिनती गिनना शुरू करें। सहज प्रवाहित वायु, सतत प्रवाहित वायु धारा प्रवाह वेग से, निर्बाध गति से, निष्प्रयत्न भाव से बहकर अंदर चली आ रही है और यह उत्तरोत्तर फेफड़ों को वायु से परिपूर्ण करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते हुए यह परिपूर्णता चरम बिंदु तक पहुंच गई तब तक गिनती चले। इस चरम बिंदु पर स्वाभाविक रूप से प्रवाह की दिशा बदल जा रही है। गिनती भी बदल दें। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव, किंतु दिशा विपरीत। अब उत्तरोत्तर बाहर जा रही वायु फेफड़ों को वायु से रिक्त करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते ये रिक्तता चरम बिंदु तक पहुंच गई तब तक गिनती चले। इस चरम बिंदु पर पुनः पुनः प्रवाह की दिशा बदल रही है। पुनः पुनः गिनती बदले। आ रही श्वास के साथ पृथक गिनती, तो जा रही प्रश्वास के साथ पृथक गिनती। आ रही श्वास स्वाभाविक वेग से आने दें। जा रही प्रश्वास को भी स्वाभाविक वेग से जाने दें। न लेने का प्रयत्न, न छोड़ने की चेष्टा। गिनती के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं में लगने वाले समय का अनुमान लगा लें। आ रही श्वास कितने समय में अंदर आ रही है और उस अनुपात में जा रही प्रश्वास कितने समय में बाहर जा रही है, भलीभांति जांच लें, परख लें। इन दोनों अवस्थाओं के बीच परस्पर समय के अनुपातिक संबंध को जान लें। यही हमारी स्वाभाविक श्वसन लय है। अपनी स्वाभाविक श्वसन लय को पहचानें। अब इस स्वाभाविक श्वसन लय में एक परिवर्तन, एक रूपांतरण इस प्रकार घटित करना है कि श्वासों की यह लय 1 और 2 में बदल जाए। यह अनुपात 1 और 2 में रूपांतरित हो जाए। यानी जितना समय श्वास को आने में लग रहा है उससे 2 गुना समय प्रश्वास को निकलने में लगने लग जाए।
और इस उद्देश्य के लिए अब हम अपनी प्रश्वास को ध्यान दें। केवल और केवल प्रश्वास यानी श्वास बाहर जाने की क्रिया को कुछ इस प्रकार संस्कारित करेंगे, प्रशिक्षित, संयमित, नियंत्रित, नियमित और मंद करेंगे कि वह उत्तरोत्तर आने वाली श्वास की तुलना में मंद पड़ती जाए और मंद होते होते, मंद होते होते, मंद होते होते यह इतनी धीमी हो जाए कि आने वाली हर स्वाभाविक श्वास की तुलना में जाने वाली हर स्वाभाविक प्रश्वास 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगे, 2 गुना गिनती चलने तक निकले। बार बार यही प्रयोग दोहराते जाएं। आने वाली प्रत्येक श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना गिनती चलने तक निकले। गिनती चाहे हर बार बदलती है तो बदल जाने दें, किंतु अनुपात न बदले। आने वाली प्रत्येक श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाता है सिल पर पड़त निशान। हर अगली पुनरावृत्ति के साथ हमारा श्वसन तंत्र इस नवीन बदली हुई श्वसन प्रक्रिया का अभ्यस्त होता जा रहा है। उत्तरोत्तर यह अभ्यास और दृढ़ और परिपक्व होता जा रहा है। जैसे जैसे अभ्यास की दृढ़ता और परिपक्वता बढ़ती जा रही है, अब यह हमारे स्वभाव का अंश बनने लगा है, अब यह हमारी आदत में ढलता जा रहा है। प्रारंभिक क्षणों में प्रश्वास के जिन वेगों को हमने चेतनापूर्वक मंद किया था, कॉन्शियस कंट्रोल लगाए थे, लगाम कसी थी, अंकुश लगाए थे, नियंत्रण कायम किए थे, अब उत्तरोत्तर हर अगली पुनरावृत्ति के साथ नियंत्रण के ये सारे सूत्र चेतन मन से अवचेतन मन में जाकर स्थापित होने लगे हैं। चेतन मन की भूमिका ही समाप्त हो गई। सारे कॉन्शियस कंट्रोल छूट गए। अब कोई अंकुश नहीं, कोई लगाम नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। सहज भाव से आती श्वास और उतने ही स्वाभाविक वेग से जाती प्रश्वास, किंतु एक अभूतपूर्व परिवर्तन, एक रूपांतरण श्वासों की लय में इन क्षणों में प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। अब आने वाली हर श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास स्वानुशासित, स्वनियंत्रित होकर मंद हुई है और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगी है। श्वासों में एक अभूतपूर्व लयबद्धता आ गई है। इस सहज समसंतुलित और लयबद्ध हुई श्वसन प्रक्रिया के साथ अब आज अगले पड़ाव पर हमने यहाँ से अपनी स्वाभाविक श्वास की गति में हस्तक्षेप शुरू किया है, इंटरप्शन यहाँ से। अभी तक वो सेल्फ गाइडेड चल रहा था, जैसा भी चल रहा था, हमने कभी ध्यान दिया तो भी और न दिया तो भी, पर अब हमने उसको निर्देशित किया कि जितने समय में आ रही है अब दुगने समय में निकले। एक मापदंड निर्धारित कर दिया, उसके लिए प्रोग्राम फ्रेम किया कि बस इसी ढंग से चलना है, आने में और जाने में 1:2 का रेशियो। और हमने देखा कि वो हमारे निर्देश को फॉलो भी करते हैं। बार बार जिस चीज को हम रिपीट करते हैं वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वही स्मृति में कायम हो जाता है और फिर वो हमारे प्रोसेस में डल जाता है, फिर वैसा ही होने लगता है। तो वो हमने होते हुए भी महसूस कर लिया। ये जो सारा मैकेनिज्म चल रहा है ये फेफड़ों की क्षमता पर अंततोगत्वा निर्भर है, हमारी सारी श्वसन प्रक्रिया। तो फेफड़े जो वायु के कोश हैं उनके विस्तार और संकुचन की क्षमता पर सारी की सारी बात, आगे के भी सारे प्रयोग उसी पर निर्भर है। जितनी बेहतर विस्तार और संकुचन की क्षमता फेफड़ों की होगी उतना ही बेहतर निरोध कर सकेंगे। हमको करना क्या है, श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की जो सतत धारा प्रवाह गति चल रही है उसमें बाधा उपस्थित करना, कॉन्शियसली उसको रोकना। ये रोकने की प्रक्रिया तब हम उसमें सफल हो पाएंगे जब वो हमारे अनुशासन से बद्ध हो। जब हम कहें, हम निर्देश दें तो वो आए, जब हम निर्देश दें तो ठहर जाए।
ये तब संभव होगा जब फेफड़े पूर्णतया विकसित होंगे। तो फेफड़ों की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसकी जांच करनी पड़ेगी। हमको अभी पता नहीं है कि वास्तविक क्षमताएं फेफड़ों की क्या है। तो अभी जब श्वास चल रहा है, सामान्य रूप से चल रहा है, हम आपस में बात कर रहे हैं किसी विषय को लेकर के, इस संवाद के दौरान भी श्वास तो नहीं रुका, चल ही रहा है। इस श्वास के चलने से कुछ स्पंदन हो रहे हैं, उन स्पंदनों को महसूस करो। कहाँ ओरिएंटेड है, किस शरीर के हिस्से में इस समय आपको हल्के हल्के हलचल, श्वास आराम से आ रहा है, जा रहा है, लेकिन अपना स्पंदन जरूर अनुभव करा रहा है। उस हल्के हल्के स्पंदन को पकड़ो, कहाँ हो रहा है। ध्यान केंद्रित करना है आपको अपनी सहज बहती श्वास पर और श्वास के द्वारा शरीर पर होने वाले हलचल पर। कहाँ हलचल हो रही है, थोड़ा ध्यान लगाओ। श्वास अपने आप चल रहा है, न हम ले रहे हैं न छोड़ रहे हैं, वह तो बस आ रही है और जा रही है। पर इस आने और जाने में कुछ संवेग, कुछ स्पंदन, कुछ हलचल शरीर पर हो रही है। अब हम अपने अनुभवों को साझा करेंगे। किसको क्या अनुभव हुआ, हलचल कहाँ अनुभव हुई? सीने में, यूं कह सकते हैं हम, सीने के क्षेत्र में। और कोई अनुभव किसी का इससे इतर? जरूरी नहीं कि सबको सीने पर अनुभव ही हो। और इसके अलावा किसी किसी को नाभि पे भी अनुभव है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दोगे तो फिर अपन बात आगे बढ़ा पाएंगे। प्राय मुख्यतया दो तरह के अनुभव ही सामान्यतया देखने को मिलते हैं। या तो सीने में हलचल हो रही है या तो नाभि पे हलचल हो रही है। ये अंतर क्यों है? हाँ हाँ ठीक, पर ये अंतर क्यों है? श्वास तो फेफड़ों में ही जाता है, कैसे भी लो। तो सीने की हलचल तो स्वाभाविक मालूम पड़ती है कि भाई अगर फेफड़े कहाँ हैं, सीने के क्षेत्र में ही ना, थोरेसिक कैविटी में, तो वहां अगर हलचल हो रही है तो बहुत सहज स्वाभाविक है कि फेफड़े फूल रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं, तो वहां हलचल होनी बट नेचुरल। लेकिन जिन लोगों को नाभि पे हलचल हुई उनमें कहीं कोई परिवर्तन है। फेफड़े तो फिर भी सीने में ही, पेट में नहीं है, ये भ्रम निकाल दो। कभी ऐसा डर लग रहा हो आपको मन में कि अरे कहीं गलती से फेफड़े पेट में तो नहीं डाल दिया भगवान? नहीं, लेकिन हमारे फेफड़ों के जो कोश हैं वो अलग अलग दिशाओं से सक्रिय और कुछ कुछ दिशाओं से निष्क्रिय रहते हैं। जिन लोगों का सीना चल रहा है उनके फ्रंटल लोब्स एक्टिवेटेड, लोअर लोब्स इनएक्टिव है। सीना और पेट के बीच में एक पर्दा है, थोरेसिक डायफ्राम। जब जब हम श्वास लेते हैं ये इसका भी विस्तार होता है और इसका संकुचन होता है प्रश्वास के साथ, ये ऊपर नीचे चलता है। तो जिन जिन लोगों के नाभि पर संवेग हो रहे हैं उनके लोअर लोब्स एक्टिवेटेड हैं, उसके कारण डायफ्रामिक एक्शन के कारण पेट पे, नाभि पे हलचल मालूम पड़ती है। तो ये अंतर है। इसके मायने ये हुआ कि संरचना तो हम सबके शरीर की एक सरीखी है, उसमें कोई पक्षपात नहीं किया ऊपर वाले ने, सबको एक सरीखी संरचना दी है। तो फिर ये जो क्रियात्मक भेद है ये क्यों है कि किसी के फ्रंटल लोब ज्यादा एक्टिव हो और लोअर लोब इस समय सामान्य श्वास में काम नहीं कर रहे हैं, और जिसके लोअर लोब्स एक्टिवेटेड है उसके फ्रंटल लोब काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो वास्तविक क्षमता है, वास्तविक क्षमता तो ये कि दोनों हिस्सों में विस्तार और संकुचन हो तो अधिक हवा आए। अभी केवल सीने से अगर चल रही है तो नाभि और सीना दोनों का अगर उपयोग करना सीख ले तो ज्यादा बेहतर हवा अंदर आएगी। जितनी ज्यादा हवा की मात्रा ज्यादा अंदर आएगी उतना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगा। जितना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगा उतना उसको पूरे शरीर में फैलने में समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अगर अधिक ऑक्सीजन की मात्रा अंदर आई है तो ज्यादा देर तक वो शरीर में फैल जाएगा। उसमें समय थोड़ा अधिक लेगा। अगर दोनों कोश एक साथ काम करने लगे
तो अधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की बाहर जाएगी, तो शरीर के कण कण से सारी टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएगी। पूरा शरीर ज्यादा बेहतर ढंग से, स्वाभाविक श्वास में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं, अब जब हम दोनों हिस्सों को सक्रिय कर देंगे तो ज्यादा गहरे से हम प्रश्वास करेंगे, यानी ज्यादा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की बाहर निकालने में हम सफल हो जाएंगे। तो ज्यादा शरीर बेहतर विकारों से मुक्त होगा, टॉक्सिन्स से मुक्त होगा। तो हम दोनों को संचालित करके इनकी क्रिया को, फेफड़ों की क्रिया को बढ़ा सकते हैं। और इसके परिणाम क्या होंगे? जब एक बार में एक श्वास में सामान्य से अधिक ऑक्सीजन आएगा और एक ही प्रश्वास में सामान्य से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, तो प्रति मिनट श्वास की दर कम हो जाएगी। जब एक श्वास में आपूर्ति अधिक हो रही है ऑक्सीजन की, तो दूसरा श्वास थोड़ा डिटेन होगा, जरूरत कम पड़ी। हमको जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी उससे कहीं अधिक हमको एक श्वास में मिल गई, तो अगले श्वास की जरूरत थोड़ी देर से। इसके मायने एक मिनट में अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को जीने के लिए 15 से 18 श्वास सामान्यतया चलते हैं, तो अगर दोनों हिस्सों को एक्टिवेट कर दिया जाए तो ये संख्या घट जाएगी। जब दोनों दिशाओं से अधिक ऑक्सीजन अंदर आएगा तो कम जरूरत पड़ेगी जल्दी जल्दी लेने की, क्योंकि हमने आपूर्ति कम संख्या में ही कर दी, तो श्वासों की संख्या घट जाएगी। और अगर प्रति मिनट श्वासों की संख्या घटी तो इसके मायने क्या हुए? हमारी उम्र की गणना दिनों और वर्षों में नहीं, ये तो हम डिराइव करते हैं। वास्तविक उम्र की गणना हमारी श्वासों में है। We have been allotted a certain number of breaths. उतना ही, एक श्वास भी घटा बढ़ा नहीं सकते अपनी उम्र में। ठीक है, नहीं घटा बढ़ा सकते हैं तो श्वासों की गहराई तो बढ़ा सकते हैं, वो हमारे हाथ में। तो श्वासों की संख्या चाहे वही रहे, समय ज्यादा बढ़ जाए। तो इस ढंग से इसको हमने पूरी प्रक्रिया को 4 हिस्सों में बांट दिया। पहला है वक्ष श्वसन, जो कि स्वाभाविक रूप से सबका चलता है। सीने का विस्तार और अधिक से अधिक हवा का अंदर लेना, सीने का संकुचन और सारी हवा को बाहर निकाल देना। ये केवल सीने से, पहली प्रक्रिया केवल सीने से। तो अपन शुरू करें। सीना फुलाते हुए खूब श्वास भरनी है, इतनी भर लो कि अब अंदर एक कतरा हवा भी अंदर आने की जगह न बचे। तब छोड़ना शुरू करो, सहज जाने दो। आप अपनी तरफ से कोई दबाव न बनाओ, निकलते जाने दो, केवल निकलते हुए देखो उसको। सहज निकलती जा रही है। एक अवस्था वो आ रही है जब आपको घुटन सी होने लगी है कि अब और अधिक हवा अंदर नहीं है, अब घुटन होगी अगर श्वास और हमने निकाला। इस समय वापस लेना शुरू करो, खूब सीना फुलाओ, अपनी पूरी क्षमता का, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक श्वास भर लिया। अब एक कतरा हवा भी अंदर नहीं आ रही है, छोड़ना शुरू करो। वहां भी घुटन थी जब हमने परिपूर्णता तक गए, अब यहां भी जब पूर्ण रिक्त हुए तब भी थोड़ी हल्की सी घुटन होनी शुरू हो गई। रुकना अब कठिन है, फिर लेना शुरू करो। खूब श्वास भरो, खूब सीना फुलाओ, अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक। और धीरे धीरे छोड़ो, आराम से जाने दो। पूर्ण रिक्तता तक चले जाओ कि श्वास पूरा ही खाली हो गया है, अब एक कतरा हवा भी अंदर शेष नहीं बची। यहां से अपन दूसरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। जब आपने श्वास छोड़ा, आपको क्या महसूस हुआ? टोटल एम्प्टीनेस, पूर्ण रिक्तता।
अब एक कतरा हवा भी बाहर नहीं निकलेगा, अब बचा ही नहीं अंदर कुछ। एग्जैक्टली ये फीलिंग था सबका। तो यहाँ हम एक क्षण के लिए रुकेंगे और तब नाभि का संकुचन करेंगे। दूसरी स्टेप पे हम क्या करेंगे, जब श्वास पूरा खाली हो जाए, आपको लगने लगे कि बस अब हवा अंदर नहीं बची है, तब नाभि का संकुचन करना। क्या होता है अपन पता करेंगे। तो श्वास भरते हुए सीना फुलाओ, अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक, कंठ तक श्वास भर जाए तो धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। धीरे धीरे आराम से छोड़ना शुरू करो। निकलते जाने दो, लगातार निकलते जाने दो। पूरा रिक्त हो जाओ। अब एक कतरा हवा भी अंदर शेष नहीं बची, पूरा खाली हो चुके हैं। नाभि का संकुचन करो। नाभि को पीठ की तरफ दबाते जाओ, प्रयत्न पूर्वक दबाओ और दबाओ, पूरा पेट संकुचित हो जाए। धीरे से नाभि को ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो। अब अपन पहले समझ लें क्या हुआ जब आपने नाभि को संकुचित किया। कुछ ध्यान गया आपका, थोड़ी सी हवा और, इट वॉज देयर, ये वहां थी मौजूद। कहाँ थी, फेफड़ों में ही थी ना। जब हमने नाभि को संकुचित किया, डायफ्राम ऊपर गया, उसने लोअर लोब्स को कॉन्ट्रैक्ट किया और ज्यादा पावरफुली, और जितनी फेफड़ों में रुकी हुई थोड़ी सी भी हवा बची थी, जो हमको नहीं मालूम पड़ रही थी उस समय, वो भी एक्सेल आउट हो गई। टोटल वैक्यूम क्रिएट कर दिया हमने एक तरह से। नाभि अंदर संकुचित करके क्या किया, वैक्यूम क्रिएट किया। इसका बड़ा महत्व है, आगे समझेंगे। पर ये दो क्रियाएं ठीक ठीक समझ में आ रही। 2-3 बार दोहरा लें। श्वास भरते हुए खूब सीना फुलाएं, पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक, कंठ तक श्वास भर जाए। धीरे धीरे सीना ढीला छोड़ते जाएं, सहज मंद प्रश्वास छोड़ते जाएं, पकड़ के न रखें, निकलने दें। छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। पूरा खाली हो गए, नाभि का संकुचन करें। नाभि को सिकोड़ते जाएं, सिकोड़ते जाएं और संकुचित करें, पूरी ताकत लगा दें। धीरे से नाभि ढीली छोड़ें। कैसा वैक्यूम क्रिएट हुआ, जैसे ही आपने नाभि को ढीला छोड़ा, वायु कितना तेजी से अंदर आया। क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? जैसे ही नाभि को ढीला छोड़ा, शून्य हुआ अंदर। नाभि संकुचित करने से जो शून्य पैदा हुआ, उसमें हवा एकदम तेजी से खींच करके अंदर आई। इसके मायने वो क्षमता हमारी थी, हमने अभी तक उपयोग नहीं किया। अगर इसका उपयोग करना शुरू करें तो श्वास की क्षमता दुगनी हो जाएगी। श्वास की क्षमता दुगनी यानी आयु काल भी दुगना। आप दुगनी आयु जी सकोगे, बशर्ते फेफड़ों की क्षमता और इसका अभ्यास आपके स्वाभाविक श्वास में परिलक्षित होने लगे, उसमें रिफ्लेक्ट होने लगे। दिन भर फिर अभी तो आप बार बार पेट दबा करके और छोड़ करके श्वास चला रहे हो, पर ये केवल अभ्यास के दौरान। सारा दिन भर आप पेट पे थोड़ी ध्यान रख सकते हो। लेकिन फेफड़े अभ्यस्त हो जाएं इस बात के कि हर बार श्वास में पूरा ही फूलना है, हर बार प्रश्वास में पूरा ही सिकुड़ना है। इसका अभ्यास फेफड़ों का हो जाए, फिर ये नाभि की हलचल की जरूरत अभी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमको उसको अभ्यस्त करना है, इसके लिए कि पूरा फैले, पूरा सिकुड़े। तो यहां से तीसरी स्टेप शुरू करते हैं। तीसरी स्टेप में अपर लोब्स का उपयोग करेंगे। कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं प्रक्रिया। श्वास भरते हुए सीना फुलाएं, अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक, कंठ तक श्वास भर जाए। इतना भर जाए कि बस अब घुटन होने लगी है, अब जगह नहीं बची, एक कतरा हवा भी अंदर नहीं आएगा। कंधे ऊपर ले जाए, कंधे ऊपर उठाए, धीरे से कंधे ढीले छोड़ दें। क्या हुआ जब आपने कंधे ऊपर उठाए, थोड़ी हवा और अंदर आई। द स्पेस वॉज देयर, वो जगह तो थी वहां, हमने उसका विस्तार नहीं किया था। तो अब ये 3 क्रियाएं हो गई, वक्ष श्वसन, स्कंध श्वसन
उदर श्वसन, पेट से श्वास, सीने से श्वास, कंधों से श्वास, तीनों को कंबाइन कर देंगे। श्वास भरते हुए सीना फुलाएं, पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक, कंठ तक श्वास भर जाए। कंधे फैलाएं और गहरी श्वास, कंधे ढीले छोड़ें, सहज मंद प्रश्वास, सीना ढीला छोड़ें, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन करते हुए और गहन प्रश्वास, और गहन प्रश्वास, पूर्ण रिक्तता, घुटन सी होने लगी, नाभि ढीली छोड़ें, सहज श्वास, सीने का विस्तार, प्रयत्न करो और गहन श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन, प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, नाभि शिथिल, सहज श्वास, सीने का विस्तार, प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन, प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास। अब इस समय छोड़ दें, नाभि ढीली छोड़ें। जिस समय आपने नाभि को अंदर संकुचित किया था, घुटन तीव्रतम स्तर पर थी, जैसे मानो हमारी रुकने की परीक्षा हो रही, बड़ा कठिन लग रहा था रुकना। नाभि जब अंदर की, हवा बिल्कुल भी नहीं थी फेफड़ों में, पूरा शून्य, उस समय रुकना बड़ा टफ था। यहां चौथी क्रिया जोड़ेंगे। जैसे हमने थोरेसिक डायफ्राम का उपयोग किया, सीने के विस्तार से और नाभि के संकुचन से, ये ऊपर नीचे हुआ है, तो फेफड़े के जो कोष अभी तक निष्क्रिय पड़े थे वो सक्रिय हो गए। तो हमने पूर्ण विस्तार भी दिया, पूर्ण संकुचन भी किया। पूर्ण संकुचन की स्थिति में जब शून्य निर्मित हुआ है अंदर, तो उसको होल्ड करना थोड़ा सा कठिन लग रहा था। एक बार फिर करके देखें, रिपीट इसको। ध्यान वहां जाना चाहिए आपका जहां नाभि जब पूरी संकुचित हो गई और शून्य निर्मित हुआ अंदर, तब घुटन कैसी हो रही है उसको परख लेना। श्वास भरो, सीना फुलाओ, पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य से परिपूर्णता के चरम बिंदु तक, कंठ तक, और कंधे फैलाओ और गहरी श्वास, कंधे ढीले छोड़ते जाओ, सहज प्रश्वास, सीना ढीला छोड़ते जाओ, निरंतर प्रश्वास। अब नाभि का संकुचन करते हुए पूरी शक्ति लगा दो, नाभि पूर्णतया संकुचित, फेफड़े पूर्णतया रिक्त, घुटन सी हो रही है, धीरे से नाभि ढीली छोड़ो, तेजी से आ रही श्वास आने दो। अब चौथी क्रिया इसमें जोड़नी है, हमारे पेल्विस डायफ्राम का उपयोग करते हैं, जो हमारे उदर और उत्सर्जन अंगों के मध्य में एक पर्दा भी है। एक डायफ्राम ये है जो सीना और पेट को अलग करता है, दूसरा डायफ्राम जो पेट को हमारे उत्सर्जन अंगों से अलग करता है, उसका उपयोग करेंगे। उसका कैसा परिणाम होता है उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान चाहेंगे। जिस समय आपने नाभि संकुचित की और पेट पूरा संकुचित था, पूर्णतया वायु से रिक्त थे, उस समय अगर आप मूलबंध लगाते हो, मूलबंध यानी मल द्वार की मांसपेशियों का संकुचन, जैसे ही ये संकुचन होता है, सारी अपान वायु ऊपर जाती है। शरीर में प्राण अपान की अपनी अपनी भूमिका है, वायु ही है, वह वायु से इतर कोई तत्व नहीं है, लेकिन वही वायु अलग अलग भूमिकाएं उसकी। जो श्वासों के प्रवाह को चला रही वो प्राण, जिसके द्वारा बार बार अंदर आने वाली वायु फिर ऊपर उठ करके बाहर की तरफ आ रही है। इसकी प्रवृत्ति प्राण की सदैव ऊर्ध्वगामी, ऊपर की तरफ जानी। ऐसे ही वही वायु जब हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय करते हुए ग्रहण किए हुए आहार को नीचे ले जाती है, तो वो नीचे धकेल रही है। पाचन करने के लिए आंतों में सक्रियता जो पैदा कर रही है वो भी वायु की ही भूमिका है, उसको अपान वायु कहा गया। तेज अपान वायु का स्वाभाविक वेग किधर है? अधोगामी, नीचे की तरफ। हमने जब मूल बंध लगाया, यानी अपने रेक्टाइल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे अगर मल का प्रेशर बना हुआ हो, हमको शौच के लिए जाना हो और परिस्थिति अनुकूल नहीं है, हम क्या करते हैं?
कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना मसल्स को थोड़ी देर के लिए होल्ड करने के लिए, कि जरा थोड़ी सी अभी वैकेंट नहीं है, खाली नहीं है, बाथरूम वॉशरूम खाली हो जाएगा तब जाएंगे, तो होल्ड करके रखते हैं। ये जो होल्डिंग कैपेसिटी है हमारी, यही मूल बंध है, रेक्टाइल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। आपने किया क्या वास्तव में? जो प्रेशर डाउनवर्ड था उसको अपवर्ड कर दिया। जैसे ही मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, आपका जो प्रेशर डाउनवर्ड जा रहा था, आपने उसको होल्ड करने के लिए अपवर्ड कर दिया। तो इस तरह से हमने अपनी अपान वायु को ऊर्ध्वगामी किया। तब क्या परिणाम होते हैं, उस पर ऑब्जर्वेशन चाहिए आपकी। जब आप मूल बंध लगाते हो तब क्या परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को आपको ऑब्जर्व करना है। बात मेरी ठीक ठीक पहुंच रही है अब तक? करेंगे पूरी प्रक्रिया। श्वास भरें, सीना फुलाएं, पूरी क्षमता से, पूरी सामर्थ्य से, परिपूर्णता के चरम बिंदु तक, कंठ तक, और कंधे फैलाएं और परिपूर्ण श्वास, कंधे ढीले छोड़ते जाएं, निकलने दें, अपने आप निकलने दें, आप अपनी तरफ से ताकत न लगाएं, सीना ढीला छोड़ें, लगातार निकलती चली जाने दें, बिल्कुल खाली हो जाएं, नाभि का संकुचन करें और पूर्ण रिक्तता, पूर्ण रिक्तता, पूर्ण रिक्तता, मूल बंध लगाएं। धीरे से मूल बंध ढीला छोड़ दें। जैसे ही आपने मूल बंध लगाया, आपकी घुटन गायब हो गई। फिर ऑब्जर्व करो, जैसे आपने मूल बंध लगाया, अब कंफर्टेबली होल्ड किए हुए थे ना, कोई स्टिमुलेशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तनाव नहीं, और रुके हुए थे। मैंने जब तक निर्देश नहीं दिया तब तक आप वापस नहीं आए थे, पर कोई बेचैनी कि तुरंत वापस आना है, कि दम घुट रहा है, वॉज इट देयर? एक बार फिर अनुभव करो करके। श्वास भरो, सीना फुलाओ, पूरी क्षमता से, पूरी सामर्थ्य से, परिपूर्णता के चरम बिंदु तक, कंठ तक श्वास भर जाए, कंधे फैलाओ और गहरी श्वास, कंधे ढीले छोड़ो, सहज मंद प्रश्वास, सीना ढीला छोड़ो, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन करते हुए और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास। होल्ड करो, वापिस नहीं आना है, होल्ड करो, वहीं रुको, रुको, धीरे से मूल बंध छोड़ो। कितना कंट्रोल हमारा, कितना कमांड, कि जब तक मूल बंध लगा हुआ है, श्वास का एक कतरा नहीं आता जाता। बंद यानी बंद। ये मूलाधार के परिणाम है कि उस वैक्यूम में होल्ड करना उसकी कैपेसिटी देता है। तो 4 क्रियाएं हो गई, स्कंध श्वसन, वक्ष श्वसन, उदर श्वसन और मूलाधार श्वसन। इन चारों को ज्वाइन करके, कंबाइन करके रोज प्रैक्टिस अगर करें, तो फेफड़े जब चारों दिशाओं में खूब फूलने लगे और खूब सिकुड़ने लगे, तो ज्यादा 4 गुना हवा अंदर आए, 4 गुना ऑक्सीजन एक श्वास में मिले, तो 15-16 की श्वास की जगह हमको 4 की ही जरूरत रह जाए। अब जरूरत ही इतनी है, कछुआ क्यों कम श्वास लेता है? उसका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है कि उसको जरूरत ही 1 या 2 श्वास की 1 मिनट में, उससे ज्यादा उसकी जरूरत ही नहीं है, तो क्यों लेगा? तो हमारी जरूरत घटाई ना हमने, क्या किया है? श्वासों की जरूरत कम पड़ रही, यानी संख्या घटाई, विस्तार दिया फेफड़ों की क्षमता को और संख्या घटा दी। इससे आगे की प्रक्रिया सरल हो जाती है। रोकना कितना टफ लग रहा था सुनने में और अभी करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल लगा, कि बहुत ज्यादा कुछ बेचैनी नहीं, कुछ तनाव नहीं, जबकि बाहर रोकना सबसे ज्यादा कठिन है। अंदर रोकना फिर भी सरल है, क्योंकि थोड़ी सी ऑक्सीजन हमने सप्लाई कर दी है शरीर को, तो थोड़ा सा जब तक वो कंज्यूम होती होती तब तक रोकने की क्षमता हर व्यक्ति की हो जाती है। लेकिन बाहर छोड़ करके रोकना, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट आप टोटल ऑक्सीजन एक्सेल कर चुके हो,
कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आपने ऑक्सीजन को भी तो एक्सेल कर दिया। अब अंदर हवा है ही नहीं और वहां रुकना थोड़ा सा और कठिन। उस समय बेचैनी ज्यादा, लेकिन नहीं, आप अगर कंट्रोल करना सीखो तो मूलबंध का कंट्रोल आपका कितना पावरफुल है। अपान वायु को जैसे ऊपर की तरफ धकेलता है, अब वो जो एयर हंगर फील होती, तेज हवा एकदम से अंदर आने की, वो बेचैनी अब नहीं आती। ये इसका प्रभाव है। यहां से अब हम प्रवेश करेंगे श्वासों के, प्राणायाम के वास्तविक प्रयोगों की तरफ। तो पहला प्रयोग जो सबसे आधारभूत है, सबसे फंडामेंटल और बेसिक प्राणायाम में, उसको शुरू करने के पहले मेरा एक प्रश्न है आपसे। अभी हमने श्वासों का परीक्षण किया है, निरीक्षण परीक्षण 2-3 दिन से वही कर रहे हैं। तो जब श्वास आता है, केवल आता है, आते समय जा भी रहा होता है क्या? पक्का है? कोई संदेह की गुंजाइश? जिस समय जा रहा है केवल जाता है, उस समय आ नहीं रहा होता। जब एक ही दिशा में गति करनी है तो दो रास्ते क्यों? आने जाने का द्वार कौन सा है? नासिका। दो द्वार क्यों बनाए? जब आते समय केवल आना है, उसी रास्ते से आ जाए, जाते समय केवल जाना है, उसी रास्ते से चला जाए, तो एक छेद भी तो काफी था। दो की क्या जरूरत थी? नहीं, आ तो उसी रास्ते का, उसी का अनुसरण करके आ भी रही है और उसी रास्ते से जा भी रही है। ये साइनस से ट्रेवल करते हुए कंठ से श्वास नली में होते हुए फेफड़ों में, और फेफड़ों से वापस श्वास नली से होते हुए कंठ में, साइनस में ट्रेवल करते हुए नाक से बाहर, रास्ता तो वही है। अलग अलग रास्ते नहीं है। फिर दो की जरूरत क्यों? आप अभी अपना नॉस्ट्रिल से आने वाली हवा को चेक करो। किसी एक छेद से वायु तेज गति से आ रहा है, एक से मंद आ रहा है। ये स्वाभाविक है सबका। एक धीमा, एक तेज। जो धीमा है वो इनएक्टिव है अभी, और जो तेज है वो एक्टिव है। और ये हर 1.5 घंटे में आपके चाहे बिना चाहे, आपके जाने बिना जाने बदल जाता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है। ये हमारी उम्र की गणना। आप समय की गणना कैसे करते हो? आपके वक्त को गिनने का आधार क्या है? घड़ी तो हमने बनाई। जब घड़ी नहीं बनी थी उसके पहले भी तो लोग समय के प्रति अवेयर थे। एग्जैक्टली। सूर्य और चंद्रमा, यही तो दिन और रात के क्रम से निरंतर पृथ्वी के सन्मुख और विमुख होते रहते हैं और काल की गणना चलती है। सूर्य उदय हुआ, दिन प्रारंभ हुआ, वो अपनी गति से, अपने वेग से पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर जा रहा है। हम समय की गणना करते जा रहे हैं, अभी इतना बजा, अभी इतना बजा, अभी इतना बजा, उसके कोण के आधार पे ही कर रहे हैं ना गणना। विलुप्त हो गया, चंद्रमा आ गया पृथ्वी के सन्मुख। अभी हमारे यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात है, क्योंकि वो घूम करके धरती पीछे हो गई। वहां सूर्य नहीं है अभी सामने, यहाँ सूर्य हमारे सामने। तो ये काल की गणना का आधार सूर्य और चंद्रमा है। ऐसे ही हमारे दो स्वर हैं जो हमारी आयु की गणना का आधार है। यही 1.5 घंटे में बदलते हुए, इसी पे तो वो मुहूर्त वाली सिस्टम आधारित है। वो चौघड़िया देखते हो ना, हर 1.5 घंटे में बदलता है। ये स्वरों का
विज्ञान है उसके पीछे। जब तक आप इस पृथ्वी की कक्षा के जद में हो, उसकी सीमा में हो, तब तक सूर्य और चंद्रमा बारी बारी आते जाते रहेंगे। तब तक काल की गणना। लेकिन कोई व्यक्ति सूर्य धरती की पेरिफेरी से बाहर, इसकी परिसीमा से बाहर चला जाए तो कहाँ जाएगा? अंतरिक्ष में। पृथ्वी के कक्षा से निकलकर बाहर जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष में पहुंचा, अब उसके लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ में, दोनों ही एक साथ हैं आसमान में। तो उनकी मौजूदगी तो अभी जब चंद्रमा नहीं दिख रहा है तब भी वो मौजूद तो है ना वहीं। वो कहीं गायब थोड़ी हो गया कि जाके कमरा बंद करके सो गया, वो भी वहीं मौजूद है। तो अंतरिक्ष में गए हुए व्यक्ति के लिए न दिन है न रात है। इसलिए काल की गणना केवल, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा कि यहाँ मृत्यु के अधीन है सब। ये मृत्यु का साम्राज्य है यहाँ पर। वो किसी को भी बख्शता नहीं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जो बना है वो फना है। तो निश्चित है ये बात। पर ये पृथ्वी की कक्षा के भीतर, बाहर जाने पर सीमाएं सब टूट गई। अब बाहर जा क्यों नहीं पाते और रह क्यों नहीं पाते? ये हमारे मैकेनिज्म की प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। हम बिना वायु के नहीं जी सकते, ये दास्ता है ना हमारी। बिना वायु के जीने की कोई कला सीख जाए, कोई ऐसा गैजेट बन जाए कि आप उसको पहन लो या उसके अंदर चले जाओ और फिर अंतरिक्ष में चले जाओ। नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। आपको ऑक्सीजन की जरूरत न रहे, आप मुक्त हो। फिर आपके लिए काल की कोई बाधा नहीं। तो चाहे आप धरती पर हो तो भी मुक्त हो, बाहर चले जाओ तो भी मुक्त हो। और वैसे जब जैसे अंतरिक्ष में जाने पर सूर्य और चंद्रमा दोनों सन्मुख होते हैं, ऐसे ही समाधि में प्रवेश किए हुए साधक के दोनों स्वर सम चलते हैं। हमारे चलते हैं सम कभी कभी। कब? संधि काल में, जब स्वर बदल रहे होते हैं। हर 1.5 घंटे में एक बार कुछ क्षण के लिए आपके दोनों स्वर सम होते हैं, चेंज ओवर के टाइम। बाकी सारा दिन भर बदल बदल के ही चलते हैं। यह अनुशासन है इस धरती का। जब तक आज धरती के जद में हो, इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के घेरे में हो, तब तक आपको कोई स्वतंत्रता नहीं है। यह दास्ता है, ऐसे ही चलेगा। पर योगी ने इस दास्ता को तोड़ा। वो तोड़ने वाली क्रिया कौन सी? अनुलोम विलोम। आप सब जानते हो, आप सब परिचित हो इससे। अनुलोम विलोम की प्रक्रिया में क्या करते हैं हम? अल्टरनेट ब्रीदिंग। प्रारंभिक प्रयोग एकदम सरल है। इसका थंब रूल क्या है? येन त्यजेन तेन पीत्वा। जिससे छोड़ो उसी से लेना, विपरीत से छोड़ना। सिंपल एकदम। तो ये क्रिया शुरू करने के पहले 2 नथुने हैं, दोनों को रेगुलेट करने के लिए एक मुद्रा का उपदेश दिया गया है शास्त्रों में। यह हस्त मुद्रा, जिसको प्राणायाम मुद्रा कहा जाता है, तर्जनी और मध्यमा दोनों को बंद करना है अंगूठे की जड़ में। तर्जनी इंडेक्स फिंगर, पहली अंगुली अंगूठे के पास वाली, और दूसरी, तीसरी चौथी खुली रहेगी। अनामिका और कनिष्ठिका खुली, तर्जनी और मध्यमा अंगूठे की जड़ में बंद। ये मुद्रा। यही मुद्रा क्यों? थोड़ी सी बात कर रहे हैं। ये समूची सृष्टि, जो जितना भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा केवल 5 तत्वों का समायोजन है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। कितनी वैरायटीज बनाई है उसने, कुदरत ने जो बनाई है। कैसे कैसे पेड़ पौधे, कैसे कैसे उनके रंग, कैसे कैसे उनकी खुशबू, हर
पत्ती का आकार अलग, हर देहधारी की देह अलग, किसी की आंखों का रंग कुछ, किसी के त्वचा का रंग भिन्न, किसी की कद काठी अलग, सब भिन्नताएं। पर सारी भिन्नताओं के बावजूद बेसिक एलिमेंट्स 5 हैं। इस सारी कायनात को बनाने में केवल 5 बेसिक एलिमेंट, आधारभूत तत्व 5 हैं। यहां मान्यताओं का भेद हो सकता है। अभी जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं उससे अपने पुराने ज्ञान को कोरिलेट मत करना, करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मान्यताओं का भेद हो सकता है। यहां मेरी अपनी मान्यता है। अग्नि और वायु ये 2 ऐसे तत्व हैं जो परस्पर यूनाइटेड हैं, बंधे हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे को त्यागते नहीं कभी। जब तक शरीर में वायु का प्रवाह है तब तक देह में अग्नि रहती है। वायु का प्रवाह अगर देह को त्याग दे उसी समय देह ठंडी पड़ जाती है, मृत देह तुरंत ठंडी हो जाती है, वो ऊष्मा चली जाती। आप चूल्हे में फूंक लगा करके क्या डाल रहे हो? वायु। बढ़ कौन रहा है? अग्नि। वायु का वेग बढ़ता है तो अग्नि भी प्रदीप्त होती है, तीव्र होती है। गर्मी के दिनों में जब पेड़ आपस में टकराते हैं, हवा तेज चलती है, घर्षण होता है, आग लग जाती है। तो वायु और अग्नि एक दूसरे का वर्धन भी करते हैं, एक दूसरे का शमन भी करते हैं। वायु का शमन हो जाए, जिस क्षेत्र से वायु निकाल लो वहां अग्नि नहीं रहेगी। कहीं भी जहां से अग्नि को विलुप्त कर दिया वहां वायु भी नहीं रहेगा। ये 5 तत्वों की रिप्रेजेंटेशन, इनकी वेव्स, इनकी तरंगे हमारी 5 अंगुलियों में। अंगूठा पृथ्वी तत्व का द्योतक। यहां मान्यताओं का भेद हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। मैं जो बता रहा हूं अभी उसको समझ लेना। अंगूठा पृथ्वी तत्व का द्योतक है, तर्जनी अग्नि तत्व का। इसलिए बचपन से हमको एक निर्देश दिया जाता है, किसी को संबोधित करना हो, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना। ऐसा बोलते हैं ना, उंगली नहीं उठाना। एक उंगली दूसरे की तरफ उठाओगे, 3 अपनी तरफ है, उंगली नहीं उठाना। ये अग्नि भड़काने वाली, सामने वाला अपमानित महसूस कर रहा है, आग भड़का देती। वायु, जल और आकाश। यहां हमारा जो उपादेय तत्व है, अभी जिस एलिमेंट पर हमको काम करना है वो कौन है? वायु तत्व। और वायु और अग्नि का जो अन्योन्याश्रित संबंध है, इनको कंबाइंड रखना है। और हम प्राणायाम शुरू करें इसके पहले ये आपके संकल्प को व्यक्त कर रही है। ये मुद्रा क्या अभिव्यक्त कर रही है? हमने पहले कदम पर यह संकल्प किया कि अग्नि और वायु इस स्थूल देह को कभी भी छोड़कर न जाए, इसमें समाहित रहे। अंदर बंद कर लिया, तर्जनी और मध्यमा को अंगूठे की जड़ में बंद कर दिया। जब तक देह में वायु है मौजूद, जब तक देह में अग्नि मौजूद है, तब तक मृत्यु आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो ये पहला संकल्प कि अब हम अजर अमर होने वाले हैं। देह कभी भी अजर अमर नहीं होती, इस भ्रांति में मत पड़ना। लेकिन अजरता अमरता क्या है, क्या देहातीत अवस्था है, उसको अनुभूत किया जा सकता है योग के द्वारा। उसके अलावा और कोई उपाय दूसरा नहीं है। तो ये हमने मुद्रा धारण की, ये स्वर नियंत्रण करने में हमारी मदद करती है, एक टूल की तरह काम आती है। जैसे आप दाहिना हाथ ऊपर उठाओ, नाक के पास लाओ, आपका दाहिना हाथ लाओ, बायां नहीं, राइट हैंड। तब आपका अंगूठा दाहिने नथुने पे है, देख लो, आप चेक कर लो, और दोनों अंगुलियां बाएं पर। अब आपको अगर दाहिने को बंद करना है तो हल्का सा अंगूठा दबा दो, दाहिना बंद हो गया।
अभी बायां खुला है, अगर बाएं को बंद करना है अंगुलियों को हल्का सा नाक पे दबा दो। अब दाहिना खुला है, बायां बंद है। एग्जैक्टली इसमें कोई समस्या है समझने में? तो ये मुद्रा, हस्त मुद्रा बनाकर अब हमको चूंकि दोनों को रेगुलेट करना है, अल्टरनेट ब्रीदिंग करना है, इसलिए इस मुद्रा की जरूरत है। क्यों सीखी मुद्रा? क्योंकि अब हमको बारी बारी चलाना है। तो अभी परीक्षण करके देखो, हाथ सीधा रखो, नहीं यूं क्यों, ये परीक्षण करके देखो आपका कौन सा स्वर तेज है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। जो फास्ट है उसको खुला रखो, जो स्लो चल रहा है उसको बंद कर लो। खोलना बंद करना समझ में आ गया? अब उसमें कोई परेशानी है? अंगुलियां बंद रखना है दोनों, ये ध्यान रखना। जो खुला रखा है उस स्वर से पहले समझ लो, स्लो, रिदमिक एंड डीपेस्ट, धीमा, लयबद्ध, अनइंटरप्टेड धारा प्रवाह और गहनतम श्वास लेना। यहां थोड़ी सी परिभाषा स्पष्ट कर दूं, समय तो कम ही बचा है। मुख्य स्तंभ प्राणायाम के क्या क्या हैं? पूरक, रेचक और कुंभक। मुख्य तीन इसके आधार स्तंभ हैं। पूरक किसको कहते हैं? सामान्यतः हर व्यक्ति यही कहेगा कि श्वास लेने को पूरक कहते हैं। शास्त्रकार ने किसकी परिभाषा दी है? आकेशाद, उसने दो बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का उपयोग किया है जो भाव प्रकट करते हैं कि किस स्तर का होना चाहिए। श्वास लेना सही है कि पूरक मानी श्वास लेना, लेकिन किस स्तर का? तो आकेशाद नखाग्रच्छ, आपके एक एक रोम रोम में अंदर आई हुई वायु का प्रवेश आपको स्पष्ट अनुभव होना चाहिए। यानी इतना गहरा अंदर जाए कि आपके एक एक रोम कूप में समा जाए। तो ये एक इमेजिनेशन मान लो, मैंने आपको एक कल्पना दे दी कि किस तरह से, वैसे तो ये कल्पना हमने पीछे अभी अनुपश्चिन किया तब सबने, और वो यथार्थ में हो रहा है हमारे शरीर में। तो नासिका से जो बह करके अंदर, ये मतलब उसका संकेत क्या, कहने का मतलब क्या है? आपको श्वास के साथ जुड़ जाना है। ये कब फील कर पाओगे, आप कब अनुभव कर पाओगे? आकेशाद नखाग्रच, नखाग्र नाखों का अग्रभाग जो कि मृत है, ये अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। नाखूनों तक वायु का प्रवाह नहीं है, इनको तो काट देते हैं नाखून के अग्रभाग को, मृत है, वहां तक संवेग हो। आकेशाद नखाग्रच, इतना गहरा श्वास भरो कि उसके संवेग आपके एक एक कोशिका में, एक एक रोम रोम में अनुभव होने लगे, तब वो पूरक हुआ। इतना गहरा अगर गया है तो पूरक हुआ। तो ऐसा पूरक करो। और फिर रेच रेच शनै शनै न वेगतः, रेचन के लिए स्पष्ट निर्देश है, एक ही बात को दो बार दोहराया है। रेचेत शनै शनै न वेगतः, धीरे धीरे छोड़ना है, कभी भी तेजी से नहीं। तो छोड़ते समय गति मंद, हमने सीखा है अभी 1:2 के रेशो में जब चलाया श्वास। ये पूरी पीछे सीखी हुई सारी क्रियाएं अभी आगे आपकी प्रक्रिया में काम आने वाली है। तो अब इतना गहरा श्वास भरो जो स्वर चल रहा है उससे, और छोड़ो विपरीत से, लेकिन दुगने समय में। ये 1:2 का रेशियो यहां भी मेंटेन करना है। तो स्लो एंड डीपेस्ट एक्सहेलेशन, स्लो, रिदमिक, अनइंटरप्टेड, डीपेस्ट इनहेलेशन इज पूरक। तो इस बात को ध्यान रखते हुए, उसकी गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए, उसके साथ मनोयोग करते हुए, जब तक मन से नहीं जुड़ोगे तब तक आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो श्वासें नहीं जा रही अकेली, आपका मन भी अंदर जा रहा है साथ में, और वो आपकी कोशिकाओं में रम रहा है। आपने शक्ति डबल कर दी। वायु का वेग तो है ही अंदर, वायु के साथ मन का वेग भी चल रहा है, और आप ये यात्रा कर रहे हो। तो ऐसा ही अनुलोम विलोम की अब अपन 5 आवृत्तियां करेंगे, समय उतना ही अपने पास।
तो जो तेज चल रहा है उसको खुला रखो, जो मंद है उसको बंद कर लो। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक करो। एक एक कोशिका में ये वायु बहता हुआ महसूस हो जाए। अब इस स्वर को बंद करो, विपरीत को खोलो और धीमे धीमे श्वास छोड़ना शुरू करो। अत्यंत मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करो। जैसे ही रेचन पूरा हुआ, जिस स्वर से छोड़ा है उसी से भरना है। पुनः भरो, परिपूर्णता के चरम बिंदु तक भरते जाओ। एक एक कोशिका में, एक एक रोम रोम में वायु बहता हुआ महसूस हो जाए। तब इस स्वर को बंद करो, विपरीत को खोलो और धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। अत्यंत मंद गति, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। ये एक आवृत्ति पूर्ण हुई, दूसरी शुरू। जिससे छोड़ा है उसी से पुनः भरो। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। रेचन पूर्ण होने पर जिस स्वर से रेचन किया, ये 2 आवृत्ति पूरी हुई, तीसरी शुरू। उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। तीसरी आवृत्ति पूर्ण हुई, चौथी प्रारंभ। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। और अंतिम 5वीं आवृत्ति, जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। हाथ नीचे ले आए। पुनः स्वर परीक्षण करके जांचें, कोई परिवर्तन?
अंतर कम हो गया, जो वेग का अंतर था वो कम हुआ, और कुछ कुछ लोगों को वो सम होता हुआ भी महसूस हुआ कि दोनों बराबर चल रहे हैं। अब किसी से तेज या धीमा नहीं आ रहा है, दोनों से समान गति से चलने लगा। इसके मायने क्या हुए? वी आर गोइंग बियॉन्ड नेचर, हम प्रकृति के पार जा रहे हैं। ये प्रकृति का बंधन है ना, कि श्वास एक नथुने से तेज चलेगा, एक धीमा चलेगा, ये प्रकृति का बंधन है। इस बंधन को तोड़ दिया, हम अंतरिक्ष की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। तो चलो अंतराकाश और अंतरिक्ष की यात्रा अब करेंगे अपन, कल से शुरू करेंगे। वो बहुत गहन और दीर्घ विषय है, लंबा विषय है, पर बात करेंगे। तो अब ओंकारनाथ, किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न करने में संकोच न करा करें। जिधर से लेना है उसके विपरीत से छोड़ना, जिससे छोड़ा फिर उसी से लेना, और विपरीत से छोड़ना। एक साइकिल हुआ, और ऐसे 5 साइकिल की हमने, दोनों तरफ से ही चलाया है ना, बारी बारी दोनों स्वर को चलाया है। नहीं, बिल्कुल सही। तो ओंकारनाथ करेंगे। क्या कह रहे हैं? थोड़ा पास आ जाओ, आपकी बात यहाँ तक आने दो। हाँ, वो अगर आपकी नॉस्ट्रिल पैसेज ब्लॉक है, अगर अंदर कुछ म्यूकस का डिपोजिशन है, उसके कारण अवरोध है, तो आप जलनेती सीख लो। नहीं, वो तो है, अब उसको कैसे इम्प्रूव करना आपकी कंडीशन को, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। जो है वो अभी तक तो चला आया वैसे ही, फिर भी आप सरवाइव तो कर ही गए ना, इतनी उम्र लंबी। एक कम चल रहा है तो भी, एक 80%, एक 20% तो भी चल रहा है। कमाल है, देखो कुदरत कितने, मतलब आपको कितने चांस देती है जीने के। केवल 20% एक सुर चल रहा है, फिर भी कंफर्टेबली इतनी लाइफ सरवाइव कर ली। आगे आपकी सर्वाइवल और कंफर्टेबल हो जाए, प्रभु करे आप शतायु हो, 125 साल जियो, पर कंफर्टेबली। तो उसके लिए जलनीति सीख लो। कितने लोग हैं जो जलनीति सीखने के इच्छुक हैं? तो आपके सबके पास नीति पात्र है, कितने लोगों के पास नहीं है? नहीं है और सीखना चाहते हैं। तो हम कल का समय निर्धारित करते हैं, कल इसी के लिए, जल नीति के लिए आपको क्या तैयारी करनी है। नीति पात्र मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। 6-7 लोग हैं, ज्यादा हैं, जो नीति पात्र चाहते हैं। इसे आप भूपेंद्र जी को नाम लिखा दीजिए, उससे गणना हो जाएगी सही सही कितने पात्र चाहिए, वो मैं अरेंज करा दूंगा आपको। आपको क्या करना है, आपको घर से पानी गर्म करके एक बोतल में रख के लेके आना है, लगभग 2 लोटे पानी। 2 लोटे पानी आपको एक बोतल में गर्म करके लेके आना है, और चाहो तो घर से उसमें थोड़ा सा नमक डाल लाना। 1 लोटे के लिए 1 चुटकी नमक, उससे अंदाज लगा लो। 2 लोटा है, 2 चुटकी नमक डाल के उतना आपको लेके आना है, और एक नेपकिन लेके आना है, बस। तो कल अपन जलनेती करेंगे, सभी लोग करेंगे। हाँ, गर्म बोला ना मैंने, वो अपन ठंडा कर लेंगे फिर थोड़ा सा। भूपेंद्र जी, ठंडा पानी अलग से अरेंज कर लेना। हाँ, एक ठंडा पानी अलग से अरेंज कर लेना, जिनको जरूरत हो ज्यादा गर्म पानी रहे तो थोड़ा ठंडा मिक्स कर सकते हैं। हाँ, तो ये अरेंजमेंट्स आप लोग कर लो, अपन कल जलनेती का प्रयोग करेंगे, ठीक है? एग्रीड? क्योंकि वो बेसिक है, बहुत जरूरी है। जलनेती के द्वारा आपने नॉस्ट्रिल पैसेज को एक बार क्लीन कर लिया तो आपके लिए आगे श्वास के प्रयोग बहुत सरल हो जाएंगे, वरना बहुत कठिनाई आएगी। तो आपने विषय अच्छा छेड़ा, धन्यवाद, आप सबका फायदा हो जाएगा। ओंकारनाथ,
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। धन्यवाद। आइए डॉक्टर साहब, आपका स्वागत।